राजवीर सिंह बहुत दिन बाद ज्वाइन किया जी। यस सर, वो आज एकदम ठीक हो गए थे इससे। गुड इवनिंग क्या सर। हाल चाल है? गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो भाई आप लोग? गुड कैसे? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ग्रुप डिस्कशन कैसा चल रहा है आप लोग का? अच्छा चल रहा है सर। मेरे आप एक बार बोले थे ना सर कि लिंक एक्टिवेट करने के लिए खुद से सर। हाँ, गूगल मीट से। यस सर, वो मेरे को आता है सर। तो क्या मैं कल इस मतलब 12 से 1 बजे तक सर गूगल मीट बनाकर मतलब लिंक बनाकर डाल दे सर? अच्छा रहेगा, डिस्कशन अच्छा और होगा। टाइप करने से तो अच्छा ही है। यस सर, जैसे अभी क्लास चल रहा है वैसे ही सर। हाँ बिल्कुल, ठीक डाल रहेगा। दे सर बनाकर। बिल्कुल, 12 से 1 में आप डेली 12 बजे भेज दो लिंक और लोग यस सर। ज्वाइन कर लेंगे। 1 बजे तक अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है दिक्कत सर। क्या है? पीछे से अच्छा तैयारी हो जाएगा तो अच्छा बात है ना। यस सर, कल से बना के डाल देंगे सर। हाँ, सारा ग्रुप मेरा ऐसा ही चलता है। जितना भी इंजीनियर्स लोग का ग्रुप है, सब में यस एक सर। एक टीम लीडर है। और जैसे पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ाते ही हैं, उन लोग को तो सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते हैं। तो यस होता सर। क्या है कि बाकी जो दिन है ना, वो लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि वो जो 3 दिन पढ़ा देते हैं वो लोग 7-10 दिन में कवर कर पाते हैं। तो हर ग्रुप में ऐसा ठीक। होता है। तो आप लोग भी अपने ग्रुप को संभालिए। 12 से 1 में यस आप सर। लोग डिस्कशन करिए। तो कल से एक लिंक एक्टिवेट करके डाल देंगे सर ग्रुप में सर। बिल्कुल। ऐसे गुड आज। इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी, कैसी हो? ठीक है सर। पढ़ाई में मन लग रहा है ना? यस सर। पढ़ाई मन का ही चीज़ है, शौक का ही चीज़ है। आशुतोष आज ज्वाइन किया था 12 बजे ग्रुप। यस सर। और राजवीर सिंह तो नहीं ज्वाइन किया होगा। नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा सर। तबीयत ठीक हो गया? हाँ सर। 12 बजे एक ग्रुप डिस्कशन चलेगा डेली, संडे को भी। यस। यस। और बाकी सैटरडे तो वो मेरे सामने चलता हो चल भी करेगा। सप्ताह यस। में एक दिन हम पूरा सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, वो तो पूछेंगे ही। और इसके बाद बाकी दिन क्लासेस चलेगा। यस। जुलाई में आप लोग को क्विज खिलवा देंगे, टीम बांट करके। ठीक है, तो पहले से तैयारी रहेगा तभी ना प्ले करेंगे अच्छा से। यस। चलिए फिर शुरुआत किया जाए। अंकित कुमार अच्छा कर रहा है ना जी? अंकित कुमार आज जवाब दे रहा था खुशी। यस सर। माउस वाला जो छूट गया था टाइप ना, उसको आज पूरा करवा देता हूँ। लास्ट कितने माउस नहीं सर, कीबोर्ड ना हाँ सर। कीबोर्ड कीबोर्ड। 6 टाइप का, Yes, sir. 6 लिखवाए थे ना टोटल। यस सर। और मैंने बोला था कि टोटल 9 होते हैं ना। चलिए उसको कवर कर लीजिए तो पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है वायरलेस कीबोर्ड। इसके बारे में क्या लिखना है? दिस कीबोर्ड्स लिंक वायरलेसली टू कंप्यूटर यूजिंग ब्लूटूथ और रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी। विदाउट कनेक्शन वायरलेस कीबोर्ड्स प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड नीट वर्क प्लेस। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि थर्ड लाइन वही फर्स्ट लाइन का रिपीट है। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन वायरलेस कीबोर्ड्स के बारे में। वायरलेस कीबोर्ड शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें वायर नहीं रहता है, बिना Yes, वायर sir, का देखे होता थे। है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है।
सर विदाउट भी लिखना है, विदाउट कनेक्शन वायरलेस कीबोर्ड प्रोवाइड सर। हाँ ये लिख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए, क्या कि सेकंड लाइन में वही है, विदाउट कनेक्शन वायरलेस कीबोर्ड्स प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड नीट वर्क प्लेस। हो गया सब लोग का हो गया? राजवीर नो सर। लिखिए जल्दी। पीछे सारा नोट्स कवर कर लिया है अभिराज? यस सर। पूरा एकदम डे 1 से? डे 1 नहीं सर, उधर छूटा हुआ है कुछ कुछ, उसको धीरे धीरे वीडियो देख के नोट कर ले रहे हैं। हाँ क्योंकि कभी कभी छुट्टी अगर क्लास में होता है ना, तो वो छुट्टी इसीलिए होता है ताकि पीछे वाला रिवीजन जो है ना उसको कवर करिए। यस सर, पीछे का वीडियो देख के नोट्स बना लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, एकदम डे 1 से अच्छा रहेगा। टोटल लगभग 30 या 35 वीडियो डाला होगा अभी तक, और क्या। सैंतीस है वीडियो। 37 है। हाँ तो डेली एक वीडियो पढ़ना भी है, हमने दिया भी है होमवर्क में, डेली एक वीडियो को पढ़ना है। सर आज बहुत कम लोग हैं सर, गीता दी भी नहीं है सर, बहुत आशुतोष वगैरह भी नहीं सर। आशुतोष लेफ्ट हो गया क्या? उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। गीता भी है, गीता भी रिलोकेट करी है, आज औरंगाबाद में लगता है कल शिफ्ट हुई है। मे बी लेट ज्वाइन करे या फिर आज एब्सेंट रहे। हो गया सर। वर्क प्लेस तक लिखना है सर। शिवम आज क्वेश्चन आंसर में भाग नहीं लिया था कुछ ही? एक क्वेश्चन का नो सर, वो कल दिया था शायद, आज नहीं था वो। नहीं था, आज नहीं था सर। आगे बढ़े जी राजवीर सिंह। यस सर। नेक्स्ट है बैकलिट कीबोर्ड्स। इसमें क्या होता है ना, हर की के नीचे लाइट जलता रहता है, जिसमें आप अंधेरे में भी इस कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसमें लिखिएगा फर्स्ट लाइन, बैकलिट कीबोर्ड्स फीचर इल्यूमिनेटेड कीज दैट आर विजिबल इन डिम लाइटिंग। बस फर्स्ट लाइन लिखना है। हर की के नीचे लाइट लगा हुआ रहता है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप अंधेरे में भी हो, बाई चांस अगर लाइट कट गया, तो आपका कीबोर्ड में लाइट आता रहेगा, जिसकी मदद से आप पूरे इसके टाइपिंग्स वगैरह कर सकते हो। गेमिंग कीबोर्ड आवाज कट रहा आशु। गेमिंग कीबोर्ड थोड़ा इससे अलग होता है, उसमें बहुत सारा फीचर्स बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है। इस वाले कीबोर्ड से आप लाइट होता है हल्का फुल्का, लेकिन इसमें क्या है कि कंप्लीट लाइट होता है और ये सिंपल कीबोर्ड की तरह होता है। और वो गेमिंग कीबोर्ड में आपने देखा होगा, एक बार फिर से पिक्चर आपको दिखा देंगे, वो थोड़ा अलग ही है। हालांकि मार्केट में सारे टाइप के कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है आपके नियर बाई मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अगर आप देखेंगे सर्च मार करके ना, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लोकल मार्केट में आपको शायद ही कीबोर्ड मिले, नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा, वायरलेस मिल जाएगा। आप डिमांड करोगे अलग अलग मेम्ब्रेन कीबोर्ड वगैरह तो शायद ना मिले, ये सारा ऑनलाइन ही मिल सकता है। बैकलिट कीबोर्ड्स का लिख लिया आप लोगों ने? आप लिखिए फ्लेक्सिबल,
ये कीबोर्ड को आप मोड़ सकते हो, गोला। समझ गए ना खुशी? ये कीबोर्ड बिल्कुल गोला मुड़ा जाएगा, मोड़ करके इसको आप पीछे करी तो सर। कहाँ पे लिख रहे थे? बस पहला एक लाइन वाला। लिखना है अंकित, बस फर्स्ट लाइन। बैकलिट कीबोर्ड स्विचेस एलिमिनेटेड कीज दैट आर हो गया सर, हो गया। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स के बारे में क्या है? एज दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स कैन बी फोल्डेड और रैप्ड अप फॉर कन्वीनियंट पोर्टेबिलिटी। मतलब कहीं पे भी उसको आसानी से आप फोल्ड करके ले जा सकते हो, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है ना उसे रखने के लिए स्पेस चाहिए। अब इस कीबोर्ड को रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, अब छोटे बैग में भी इसको मोड़ करके रख सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड है, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो उससे होगा क्या कि आपको आगे चल के काम आएगा। गीता अभी आई है। गीता लेट क्यों हो गई? आज लेट हो गया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ज्यादा नींद हो जाता सर। सेवन एट लिखवा दिए सर। आप 8:15 में ज्वाइन किए, 15 मिनट निकल चुका है। कोई नहीं, अभी समझाएंगे तो दोबारा लिख लेना। ये लास्ट ही है कीबोर्ड, इसके बाद समझाएंगे तो लिख लीजिएगा, एक एक लाइन तो लिखना है। तो ठीक है। फिर कहाँ तक लिखना है इसका? बस फर्स्ट लाइन ये वाला लिख लो गीता, तब तक 2-4 लाइन छोड़ के। ठीक। सर न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी होता है सर? न्यूमेरिकल कीबोर्ड में क्या है, जैसे कि हर कीबोर्ड में न्यूमेरिक नंबर तो होता ही है। जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है राजा, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी रहता है, न्यूमेरिक भी रहता है। खाली नंबर से तो कीबोर्ड काम ही नहीं करेगा। सर ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड में भी तो नंबर अल्फाबेट दोनों रहता है सर। किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं भी रहता है। आप बड़ी गौर से देखोगे तो किसी लैपटॉप में जो है ना, अगर छोटा साइज का लैपटॉप है तो उसमें नंपैड हटा देता है, जिस क्योंकि नंबर जो होता है वो ऊपर में भी होता है ना लिखा हुआ फंक्शन की के नीचे, और नंबर राइट साइड में भी होता है। तो इसलिए अगर आप छोटे कीबोर्ड लोगे, छोटा लैपटॉप लोगे, तो उसमें नंपैड जो अलग से आता है ना उसे हटा देता है। आइडिया पैड, अल्ट्रा बुक, नोटबुक, काफ़ी सारे लैपटॉप्स के टाइप्स हैं। अब तो बच्चे लोग को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग लेना तो लैपटॉप ही लेना, डेस्कटॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। पोर्टेबल भी रहेगा, कहीं भी जाइएगा तो साथ में रखिएगा, उसको किसी भी तरीके से आराम से यूज़ कर लो। इंटरनेट भी बहुत अच्छा चलता है और सिंगल यूज़र है, अच्छा से रखोगे तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जबकि अगर बड़ा डेस्कटॉप लेते हैं तो उसको आपको हर 6 महीने साल भर बाद सर्विस करवाना पड़ेगा। लैपटॉप को सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ले लीजिए। बस खाली यही ध्यान रखिए कि चार्जिंग जब फुल हो जाए बैटरी तो ऑफ़ कर दो, और वापस जब डिस्चार्ज हो जाए बिल्कुल तो चार्ज में लगा दो। ये 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। पानी नहीं गिरने दीजिए कीबोर्ड पे, लैपटॉप अच्छा चलेगा। सिर्फ फर्स्ट लाइन कॉमा तक लिखना है सर, पॉइंट तक। कन्वीनियंट पोर्टेबिलिटी तक, फोल्डेड और रैप्ड अप फॉर कन्वीनियंट पोर्टेबिलिटी। हो गया सर। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड का फ़ायदा यही है गीता कि इसको आप आराम से मोड़ करके गोला बना करके कहीं भी रख सकते हो। समझ गए? इसके पहले दो कीबोर्ड और लिखवाए मैंने, एक वायरलेस कीबोर्ड। क्या बात है ऐसा कीबोर्ड अभी भी ऐसा कीबोर्ड अवेलेबल है? बिल्कुल, ऑनलाइन सर्च मारो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, अभी के अभी मोबाइल पे आ जाएगा। अमेजोन वो बुक कर दो। मार्केट में शायद औरंगाबाद में कोई शायद रखता हो, ना रखता हो,
बट ऑनलाइन अवेलेबल है, समझ गए गीता। सर्च मारना, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड लिखना है अमेजोन पे, आपको यही कीबोर्ड दिखाएगा और इसके बाद बुक कर देना अगर आपको लगता है यही अच्छा है तो, है ना। चलिए देखिए आज हम क्या क्या बताए, वायरलेस कीबोर्ड बताए। वायरलेस में क्या होता है, इसमें वायर नहीं होता है, समझ गए। इसमें आप थोड़े दूर बैठ करके भी कीबोर्ड को चला सकते हो। तब कि इस कीबोर्ड का डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें अगर बैटरी डाउन हो गया ना तो इसका रेट जो है ब्लूटूथ डिवाइस ने काम करना थोड़ा बंद कर जाएगा। इसमें एक बैटरी होता है जिसकी वजह से ये कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। तो बैटरी हमेशा इसका जो है ना चार्ज करवाना पड़ता है, या फिर कोई बैटरी ख़राब हो गया तो उसको बदलना पड़ेगा, जबकि वायर्ड कीबोर्ड में ऐसा नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो वायर्ड कीबोर्ड में इस तरीके का नहीं है। वायर्ड उसमें घड़ी का बैटरी आता है वही देखने लगता है, जो भी लगता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया, ख़राब हो गया, तो आपको बैटरी बदलने का टेंशन रहेगा। हाँ, तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी तो होना चाहिए। खाली फ़ायदे खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। वायर्ड कीबोर्ड में क्या है कि बस वायर का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत लंबा सा वायर होता है, ये लगभग 1 मीटर से बड़ा ही होता है, 1.5 मीटर 2 मीटर के आसपास होता है, और उसका ध्यान रखना होता है। हाँ, उसमें कोई बैटरी नहीं होता, वायर्ड कीबोर्ड में बैटरी नहीं होता। उसका बस ख़राब कब होगा, जब कीबोर्ड का तार अगर ख़राब हो गया ना, मान के चलो कट गया, टूट गया, तो भी वो कीबोर्ड ख़राब होगा। अदरवाइज़ वो कीबोर्ड जल्दी ख़राब नहीं होता है। 55 साल 10-10 साल कीबोर्ड चलता है, बस तार ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो वायर जो लगा हुआ है वो फोल्ड हो करके, जैसे तैसे लोग फोल्ड कर देते हैं। कभी भी वायर फोल्ड करो तो गोला फोल्ड करो, और कोशिश ये करो कि गर्म वायर को फोल्ड ना करो, थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद फोल्ड कीजिए, ठीक है। चाहे वो प्रेशर का वायर हो या फिर माउस कीबोर्ड का हो, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे फोल्ड करना चाहिए। चाहे चार्जर अगर आपने लैपटॉप में लगाया है तो चार्जर का वायर बहुत सारे बच्चों का तुरंत ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या है, वो लोग क्या करते हैं, जस्ट प्लग आउट करते हैं, गर्म तो रहता ही है चार्जिंग के समय, वो जैसे तैसे फोल्ड करके बैग में डाल देते हैं। अब क्या होगा, गर्म वायर रहेगा तो पिघल जाएगा, पिघलेगा तो तार फटेगा, फटेगा तो कहीं ना कहीं से शॉर्ट करेगा तो चार्जर ख़राब हो गया। और चार्जर 1-2 रुपये का तो आता नहीं है, ठीक है, महंगा आता है ओरिजिनल चार्जर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर लैपटॉप यूज़ करिएगा तो चार्जिंग जो केबल होता है उसे ठंडा होने के बाद ही फोल्ड करना है। और फोल्ड कैसे करना है, गोला फोल्ड करना है। उससे क्या होगा, तार जो है ना सही से रहेगा। और अगर आप जैसे तैसे फोल्ड कर दोगे फिर वो ख़राब होने का डर है उसमें, ठीक है, टूट जाएगा, आपको अंदर से शॉर्ट हो जाएगा, बहुत सारे तरीके का प्रॉब्लम आता है। अगर आप सही से रखोगे तो आराम से 5-7 साल चल जाएगा। तो बस वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है, बैटरी के चेंज का आपको दिक्कत है, बैटरी आपको लगवाते रहना है इसमें, क्योंकि हमेशा ये बैटरी से ही कनेक्टेड है। तो बैटरी अगर ख़त्म हो गया या फिर ख़राब हो गया तो आप उसको बदलते रहिए। और इसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब है कि अगर कोई मान के चलो बहुत ज़्यादा लाइट कटता है अगर आपके यहाँ, तो फिर इस कीबोर्ड को आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और लाइट कट गया तो फिर तो आप कीबोर्ड के बटन चला ही नहीं पाओगे, तो ये आपको उस टाइम काम देगा। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि मान के चलो लाइट कट गया तो अब इसके अंदर जो लाइट जलेगा वो कैसे जलेगा, या तो आपके लैपटॉप वाला लाइट को लेगा या तो खुद की इसकी बैटरी होगा उसका कंज्यूम करेगा। समझ गए ना बच्चे। तो बैकलाइट कीबोर्ड का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर आप लाइट कट गया तो अंधेरे में भी आपको कीबोर्ड दिखेगा, सारा की दिखेगा, आराम से प्रेस कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर लाइट कट गया तो फिर ये बैटरी भी इसी का लेगा, लैपटॉप का बैटरी खींचेगा। तो लैपटॉप को 2 जगह पे पावर देना, सप्लाई करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप के लिए भी और कीबोर्ड के लिए भी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा और नुकसान तो हर किसी कीबोर्ड के साथ है। सबसे लास्ट वाला आपने देखा ही, ये जो है हमारा पोर्टेबल कीबोर्ड, जिसको फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी कहते हैं, तो इसे आप आराम से मोड़ सकते हो, यही वो इसका फ़ायदा है। और नुकसान तो कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। नुकसान में यही है कि वायर्ड कीबोर्ड है, तो वायर्ड को अगर आप जैसे तैसे फोल्ड करोगे तो फिर इसका वायर ख़राब हो सकता है। अगर गोला फोल्ड करेंगे तो चलेगा कुछ दिन तक,
तो इन सब चीज़ों को, डिवाइस को अच्छे तरीके से रखने आना चाहिए, जो हर कोई सिखाता ही नहीं है। कंप्यूटर पढ़ाते समय सब लोग सिखा देंगे भैया यहाँ से ऑन होगा, ये फाइल बनेगा, ये फोल्डर बनेगा, ऐसे म्यूजिक सुनोगे, यहाँ से वीडियो देखोगे, लेकिन कभी कोई ये बताता है कि लैपटॉप को चार्ज कब करना चाहिए, चार्जिंग प्लग आउट कब करना चाहिए, कीबोर्ड को कैसे रखना चाहिए, मॉनिटर को कैसे रखना चाहिए, कोई नहीं सिखाएगा, जो कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। समझ गए बच्चे? तो ये कीबोर्ड्स का सारा टाइप्स आज हमने ख़त्म करा दिया। टोटल हमने 9 कीबोर्ड्स के बारे में फोकस किए हैं। फर्स्ट है हमारा गेमिंग कीबोर्ड्स। देखो इसमें लाइट तो है आंसू, लेकिन इस कीबोर्ड का थोड़ा बनावट देखिए, इसका जो बटन है थोड़ा ऊंचा भी है, और इसमें देखिए इस तरीके से थोड़ा बनावट भी अलग है, और इसके पूरे जो है इसमें जो लगा हुआ सर्किट है, उस सर्किट में आपको लाइट दिख रहा है, ना कि बटन के नीचे। हर एक बटन के नीचे नहीं है, उस सर्किट में पूरा प्लेट में लाइट है। ये गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादातर गेम वगैरह खेलते हैं। ये हो गया मैकेनिकल कीबोर्ड्स, इसमें भी लाइट है, लेकिन इस कीबोर्ड का और ब्लैकलिट कीबोर्ड का जो दोनों में अंतर है आप लोग को साफ दिख रहा होगा। और ये इसके बाद है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और ये आपका एर्गोनिक कीबोर्ड हो गया, जिसको कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। आप दोनों साइड से इस कीबोर्ड को चला सकते हैं, इस साइड से भी चला सकते हैं और इस साइड से भी चला सकते हैं। और इसके बाद वर्चुअल कीबोर्ड तो आपको मैंने लैपटॉप में दिखाया ही था। इस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कब करते हैं गीता? जब खुद का अपना पर्सनल कीबोर्ड ख़राब हो गया हो, और अगर आपको मान के चलो उस कीबोर्ड का सारा बटन्स तो ख़राब नहीं हुआ हो, बट कोई की काम नहीं कर रहा हो। जैसे मान के चले हमको खुशी लिखना है, तो खुशी लिखते समय एच तो आएगा, यू भी आएगा, और एच और यू इसका बटन काम ही नहीं कर रहा लैपटॉप में, तो अब खुशी कैसे लिख पाएंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में क्या करोगे? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर दोगे। वो कैसे ऑन होता है? सर्च में जा कर के बताया हूँ ना मैं आप लोगों को। सर्च में क्या लिखिएगा? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में होता है। ये होता है इसीलिए इमरजेंसी के लिए, कि ये कीबोर्ड आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्चुअल कीबोर्ड है जो सिर्फ दिख सकता है, बट उसे आप टच नहीं कर सकते हो। ये आपका विंडोज़ के साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं होता सॉफ्टवेयर। तो इसका यूज़ कब करते हैं? जब अपना खुद का कीबोर्ड का कोई की ख़राब हो गया हो, जैसे कॉमा नहीं काम कर रहा हो, डॉट नहीं काम कर रहा हो, या फिर 26 अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं उसमें से कोई काम नहीं कर रहा हो, नंबर्स 0 to 9 होता है उसमें कोई काम नहीं कर रहा हो, बैक स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर्स, टैब, कैप्स लॉक, कोई की ऐसा जो काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में अगर आप कीबोर्ड चेंज कराओगे तो पैसा तो ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि काम चलाना, तब फिर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करो। जब तक आप सो देख रहे हो कि भाई थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है, महीना सारा दो महीना, बटन खराब हो जाता है सर। ऐसा कभी नहीं होता। पूरा की का एक साथ खराब हो ही नहीं सकता राजा, इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक की का अलग अलग प्रोग्रामिंग किया गया है। समझ गए राजा? राजवी, अभिराज, हर की का अलग अलग प्रोग्रामिंग किया गया। मोबाइल से देख लो बेटा, मोबाइल में अगर आप टच खराब होता है तो कुछ कुछ की के टच काम करता है, कुछ कुछ का नहीं करता है। वो अलग बात है कि आपका मोबाइल अगर पूरा तेज़ी से गिरा है, टूटा है, ऊपर से जोड़ पड़ा है, तो पूरा आपका स्क्रीन ही ख़राब हो जाएगा, टच पैड ही ख़राब हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन कीपैड सारा की एक साथ ख़राब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जब भी ख़राब होता है 2-4 बटन, 10 बटन, ठीक है, मतलब कोई ना कोई की ज़रूर काम कर रहा होगा। समझ गए विराज? ऐसा कोई कीबोर्ड अभी तक नहीं ख़राब हुआ है जिसमें सारे बटन 104 के 104 बटन एक साथ ख़राब हो गए हों। हाँ, वो तभी हो सकता है जब आपका वायर टूट गया हो, कट गया हो, कीबोर्ड में लाइट नहीं आ रही है, तो कोई बटन नहीं काम करेगा। इस वर्चुअल कीबोर्ड में सर फंक्शन की तो नहीं है सर? फंक्शन की नहीं है तो उसका भी उपाय है। जैसे कई बार मान लीजिए सर कीबोर्ड में अगर फंक्शन ही की काम ना करे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना सर? फंक्शन की के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए भी है, बहुत सारा चीज़ है। अभी देखो तुमको बताते हैं क्या है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने दिया है विदाउट फंक्शन वर्चुअल की।
हालांकि फंक्शन की एक स्पेशल कैरेक्टर्स की के अंदर आता है फंक्शनल की, जिसको हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं सिस्टम में, कभी कभी। जैसे F1 का यूज करना है तो F1 का यूज हम कब करते हैं, जब हमको हेल्प चाहिए होता है। F2 का Yes, यूज हम sir. कब करते हैं, जब रीनेम करना होता है। तो वो काम तो हम लोग माउस से भी कर सकते हैं। फंक्शन की का सारा काम हम लोग माउस से कर सकते हैं। देखो इस चीज़ को समझना, तर्क है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले डेवलपर ने, इंजीनियर ने कुछ सोच करके ही फंक्शन की को नहीं दिया है। और वो सोच क्या है कि फंक्शन की का हर एक फंक्शनैलिटी को आप माउस से कर सकते हो, लेकिन क्या कोई की लेटर्स को आप माउस से प्रेस कर सकते हो? नहीं। क्या कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक को आप माउस से क्लिक कर सकते हो? नहीं। फंक्शन की का कोई भी की उठा लो, F1 उठा लो, माउस से हेल्प खुल सकता है। F2 उठा लो, माउस से हो सकता है। F3 सर्च इंजन माउस से हो सकता है। F4, F5, F6 से लेकर F11, F12 सब के सब माउस से काम हो सकता है। समझे विराज? यस सर। यस, ये तर्क रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको विंडोज़ बना के दी है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी ने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के इनिशिएटर फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बताया था ना। तो माइक्रोसॉफ्ट Yes, ने ही sir. आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दिया है। विंडोज़ होता क्या है विराज? क्या सर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? नहीं मालूम है सर। तो मैंने सवाल अच्छा किया, मुझे लग रहा था विराज यहाँ फंसेगा, फंस गया जाल में। चलो मैं बारी बारी से बच्चों से ज़रा ये सवाल क्लियर कर लूँ, फिर आगे बढ़ो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बताएंगे अविराज के जस्ट अपोजिट राजवीर सिंह। बताइए राजवीर सिंह, यस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? अगर मैं कहूँगा कि हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 है तो क्या है वो, किस नाम से उसे जाना जाता है? नो आइडिया? नो आइडिया। ओके, अंकित कुमार, यस सर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है उसे? नो Win- आइडिया। की बटन है सर, विंडो की बटन। विंडोज़ तो बटन है ना, मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंडोज़ की। वो विंडोज़ की अलग है, मैं की के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात। वो है क्या चीज़ अंकित कुमार? बलबीर आज तो ज्वाइन नहीं किया है। चलो गीता बताओ। गीता कुमारी। सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज द राइट आंसर। मुझे लगा कि खुशी के पास ही करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे कैच हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे लोग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है अभिराज? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मैं कई बार कई सेशन में बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या वर्क है अभिराज? क्या सर? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेट करना सर। ऑपरेट करना, मैनेज करना। यस सर। हाँ ठीक है। चलिए सब पढ़ते रहिएगा, तब ना आप लोग डिस्कशन करते रहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो पढ़ाया गया सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे से पूछते रहिएगा। 12 से 1 आप लोग को टाइम फिक्स कर दिया गया। चलिए अब लिखिए तो CPU, ये भी मेन कंपोनेंट में आता है। ये फिगर बना सर, लीजिएगा CPU का। खुशी बोलो, आवाज़ नहीं आ सर रही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आवाज़ कट रही खुशी तुम्हारी। आवाज नहीं जा रहा सर। अभी ठीक है, बोलिए अब। सर वो विंडो जो बोले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर। एक बार फिर से बोलो, आवाज़ कट रहा है। एक बार। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार मैं बोल चुका हूँ
कि सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, यूनिक्स, विस्टा, आईओएस, मैक आईओएस, ये सब सारे के सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पूरा लिख लीजिएगा, पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है ना, इसका बना लीजिएगा ये छोटा सा डायग्राम। अच्छा से दिख रहा है ना स्क्रीन, को दिक्कत तो नहीं ना है अंकित? ठीक है सर। ये सब पूरा थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। जब मैं आगे प्रैक्टिकल पे चलूँगा तो पूरा थ्योरी जो है ना क्लियर होना चाहिए आप लोग को। और इतना थ्योरी क्लियर कर लो कि कहीं भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यूअर को छांटने के लिए सोचना पड़ जाए कि इसको छांटे तो कैसे छांटे। समझें? खूब मन लगा के पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर क्लास दूसरे क्लास का बच्चा आपसे हाथ नहीं मिला सके। सर ये डायग्राम क्या तो नीचे समझाना वाला चाहता डायग्राम है? बता रहे हैं, इसको लिखो पहले आप लोग, बना लो, उस पर समझाते हैं क्या है सो। डायग्राम बनाना है सर। इम्पोर्टेंट है ये। हो गया सर। ठीक है, सब लोग का हो गया। सर बस 2 यस हो गया। अभिराज, राजवीर,
हो गया सर। ठीक है। एक्चुअली सीपीयू के अंदर ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स के बारे में इधर लिखा हुआ है, उसके शॉर्ट में पहले एक बार बता देता हूँ। कंट्रोल यूनिट तो आपको हर एक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है। एएलयू जैसा कि आप लोगों को पता है जोड़ घटाव गुना भाग करता है, यानी हिसाब किताब कर रहा है। क्लॉक जो है ये स्पीड मेजरमेंट करता है कि किस स्पीड से आपका प्रोसेसिंग होगा, और रजिस्टर जो है सो डेटा को स्टोर रखता है, उस टाइप के डेटा को जिस डेटा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सीपीयू से। ठीक है, अब इसी का डेफिनेशन यहाँ पे मैं बोलूँगा तभी लिखिएगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पहले। द CPU control unit is a crucial component. It is in charge of reading and decoding instruction from memory. The right part of the CPU receives and executes this instruction from the control unit. The ALU, often known as the arithmetic logic unit, is another crucial CPU part. The ALU operates addition, subtraction, comparison, calculation and other logical and mathematical process. बिल्कुल सही है। Registers are compact, high-speed data and instruction storage space within the CPU. They are utilized to store data that is being processed by the CPU. Momentarily, registers are used to accelerate data processing because they are much faster than other forms of memory such as RAM. ठीक है। Last point है, the CPU clock speed is yet another crucial aspect that affects overall performance. The clock speed measured in gigahertz. देखिए एक बहुत ही important point यहाँ पे, जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आप अपने वहाँ पे शॉपकीपर से या शोरूम से आप बात कर सकते हो और पूछ सकते हो कि जो ये लैपटॉप मैं ले रहा हूँ इसकी स्पीड गीगा हर्ट्स में कितनी है। गीगा हर्ट्स को बेसिकली गीगा हर्ट्स बोलते हैं। तो हर प्रोसेसर का, हर एक मशीन का अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, उसे आप कंप्यूटर के माई प्रॉपर्टीज में जा करके, दिस पीसी के माई प्रॉपर्टीज में जा करके आप चेक कर सकते हो, या फिर कई बार अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं सिस्टम तो वहाँ पे भी उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिखा रहता है। तो ये चीज़ जितना हाई रहेगा उतना ही सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड हाई है, मान के चलो। अब इसको ज़रा लिख लीजिएगा आप लोग कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है। सारे चारों पैराग्राफ लिख लीजिए, कुछ लाइन कटवा भी दें कि पूरा लिख लीजिएगा, ये लाइन काटने लग नहीं रहा है। लिख लेंगे सर टोटल। स्पीड में लिखिए, राइटिंग का भी ध्यान रखना है। किसी एक दिन पूरे कैबिनेट को खोल करके पार्टे पार्ट आप लोग को बता दिया जाएगा किसका क्या यूज़ है, सारा फिगर के साथ।
हो गया बच्चे लोग? यस सबका हो गया? कोई पूछेगा कि सीपीयू में टोटल मेन कंपोनेंट्स कितने हैं तो 4 बताइएगा। कौन कौन? सीयू, रिपीट कीजिए तो सर। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एएलयू और सीपीयू क्लॉक। ये 4 मेन कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है, यानी प्रोसेसर के अंदर होता है, जो काम कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, उसको समझना। और रजिस्टर का काम क्या है? रैम से भी ज़्यादा स्पीड में डेटा को स्टोर रखना और वैसे डेटा को सीपीयू के पास ट्रांसफ़र करना जो सीपीयू को रिक्वायरमेंट है। और क्लॉक जो होता है वो गीगाहर्ट्ज़ में प्रोसेसिंग स्पीड बताता है कि आपका प्रोसेसर कितने स्पीड से आपका काम कर रहा है। और एएलयू का बताया ही, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़ें। अभिराज, राजवीर को दिक्कत? यस सर। यस सर। चलिए, इसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप का मेमोरी होता है, रैम एंड रोम। और ये फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। रैम ऐसा ही दिखता है। जब आप रैम देखोगे ना तो यहाँ पे जिसका कटा हुआ रहता है और ये बताता है कि आपका रैम किस तरीके से आपके सर्किट में, मदरबोर्ड के सर्किट में फिट होगा। और ये जो रोम है ना, ये ऑलरेडी मदरबोर्ड में फिट रहता है। ठीक है, इसकी मैसेज को आप नहीं पढ़ सकते, ये मैसेज सिर्फ सीपीयू के लिए होता है। बट इसके अंदर का जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा होता है? करंट वर्किंग डेटा होता है। किस टाइप का होता है? करंट वर्किंग डेटा, यानी जो काम आप कर रहे हैं उस टाइप का डेटा रैम के पास होता है। जैसे मान के चलो अभी अगर आप टाइपिंग खोले हैं, फिर आपने एक्सेल खोल दिया, वर्ड खोल दिया, गाना सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी आप करंट एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड किस में होता है? रैम में होता है।
मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रैम है ना, ये आपका डेस्कटॉप का रैम है। लैपटॉप का रैम इससे हल्का छोटा आता है। ठीक है बच्चे, लैपटॉप का भी रैम आपको दिखा देता हूँ। एक बार ज़रा इसकी पॉइंट को पढ़ते हैं। द CPU हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू प्राइमरी मेमोरी, sometimes refers to as random access memory. The data and instructions that are currently being processed, जिसके बारे में बताया मैं कि जो करंट में जो डेटा चल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वही डेटा किसके पास रहता है? रैम के पास। ठीक है ना खुशी? The data instruction are accessed by the CPU from primary memory. When a computer program is running, then information is removed from the primary memory once the program is completed. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका लाइट कट जाता है या फिर आपने मान के चलो किसी कारणवश आपका सिस्टम ऑफ हो गया या फिर आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, जैसे आपका वीडियो चल रहा था, वीडियो आपने बंद कर दिया, टाइपिंग मास्टर चल रहा था, टाइपिंग मास्टर आपने बंद कर दिया, तो जो भी आपने फाइलें बंद कर दिया है या आपने जो भी आप एप्लीकेशन खोले हुए तो उसे बंद कर दिए, तो फिर उसका डेटा यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसमें सिर्फ उतना ही डेटा रहता है जो प्रोसेस डेटा है, इसीलिए इसका स्पेस कम होता है। 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसे होता है। जबकि अगर परमानेंट स्टोरेज की बात करो सेकेंडरी मेमोरी, तो उसमें 500 GB है ना, 1000 GB ऐसे होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका रैम जो दिख रहा है ये डेस्कटॉप का रैम है। अगर मैं आपको लैपटॉप का रैम दिखाऊं तो मैं आपको एक बार ज़रा गूगल खोल करके दिखाता हूँ डेस्कटॉप का कैसा दिखता है, सॉरी लैपटॉप का। ये देखिए साइज में थोड़ा छोटा होगा। ये देखिए लैपटॉप का रैम है और मैं इधर बगल में डेस्कटॉप रैम खोल देता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप का रैम है बच्चे, ये डेस्कटॉप का रैम हो गया और ये आपका लैपटॉप का रैम हो गया। छोटा है ना। तो रैम का क्या काम होता है? डेटा स्टोर रखना। किस टाइप का डेटा? करंट वर्किंग डेटा। यानी सपोज दैट अगर मैं मान के चलो अभी OBS स्टूडियो चला रहा हूँ, इसके साथ साथ व्हाट्सएप चला रहा हूँ, गूगल मीट चला रहा हूँ, पावर पॉइंट एप्लीकेशन खोल रखा हूँ, तो जिस भी एप्लीकेशन को अभी खोल रखा हूँ ना, सिर्फ इसी से रिलेटेड डेटा जो है ना इस रैम के अंदर प्रोसेस हो रहा है। और रोम की तो कहानी अलग है, इसके अंदर डेटा तो आप स्टोर करते ही नहीं हो। ये तो पहले से एक मैसेज है जिसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मैंने CPU रीड करेगा, इंसान क्या रीड करेगा, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, प्राइमरी मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पूरा लाइन से पूरा लिख लीजिए, छोड़ने का एक भी पॉइंट नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा लाइन लिखा रहेगा ना तो आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। जो जो मेन पार्ट रहेगा उससे हम कोशिश करेंगे कि पूरा पैराग्राफ लिखवा दें, और जिसे 1-2 लाइन में समझा जा सकता है उसको कोशिश करेंगे कि 2 लाइन में समझा दें। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग का चल रहा है ना, और जिसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा और CPU पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं स्टोरेज और इसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस। टोटल 5 लिखवाए थे ना मैंने। यस सर।
ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सेस्ड बाय द CPU from primary memory when a computer program is running. The information is removed from primary memory once the program is completed. इस लाइन का मतलब ये है कि जब कोई फाइल आप खोलते हो या प्रोग्राम आप खोलते हो, तब से CPU डेटा इससे उठाना शुरू कर देता है, और जैसे ही आप अपनी प्रोग्राम को बंद कर देते हो, फाइल को बंद कर देते हो, इससे डेटा अपने आप ही रिमूव हो जाता है. सोच लीजिए, ये है रैम का यूज़. हो गया जी बच्चे लोग? यस सर. सर थोड़ा सा और सर, बस 2 मिनट. हो गया सर. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी भी है और आउटपुट डिवाइसेस हैं. उसके बाद ही हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा. फिर आगे चला जाएगा ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स में. एक स्लाइड का है. फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे चला जाएगा, जिसमें मदरबोर्ड और ये सब सारी चीज़ें आपको पिक्चर 1 बाय 1 दिखाया जाएगा. और इसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर कंप्यूटर वायरस. ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलते हैं. आप लोग जाइए, इसके प्रैक्टिस करिए, अच्छा से तैयारी करिए, और कल लिंक भेज देना राजा, और अच्छे से डिस्कस कर लेना. ठीक है सर.